नमस्कार। प्लस वन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो अंक में हम बात करेंगे अपनी राजभाषा के बारे में। साथ में जानेंगे राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है, मातृभाषा क्या है, हिंदी की प्रमुख संस्थाएं क्या हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के अधीन आती हैं, और संवैधानिक स्थिति हिंदी की क्या है। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है इस पे भी हम बात करेंगे। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। भाषा, सबसे पहले तो हम जानेंगे भाषा क्या है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। प्रत्येक जीवधारी कुछ न कुछ बोलता है, जैसे गाय, बंदर, इनकी भी अपनी भाषा होती है, किंतु हम उनके विचार विनिमय को भाषा नहीं कहते। उनकी भाषा केवल सांकेतिक होती है, जबकि मानव की भाषा का स्वरूप केवल सांकेतिक न होकर लिखित है। विचार और भाव विनिमय के साधन के लिखित रूप को ही भाषा कहते हैं। यानी हम अपनी अभिव्यक्ति लिखकर करते हैं, हमने अपनी स्क्रिप्ट बनाई है, हमने अपना एक विधान बना रखा है जिसके आधार पे हम उन शब्दों को पहचानते हैं, तो वो हमारी भाषा होती है। अब मदर टंग या मातृभाषा, ये मातृभाषा शब्द से क्या हमें पता चलेगा? बच्चा नाक, कान, आँख आदि की भांति भाषा लेकर नहीं जन्मता, बल्कि उसे अपने आसपास के व्यवहार से भाषा सीखनी पड़ती है। वह व्यवहार द्वारा ही ध्वनियों का ठीक उच्चारण, शब्दों का प्रयोग आदि सीखता है। मातृभाषा अपने माता पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। यह मनुष्य, समाज, सभ्यता और राष्ट्र के विकास का सूत्रधार है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो परिवेश है, वहाँ पे जो भी भाषा उसके आसपास के लोग बोल रहे हैं, बच्चा उसको स्वभावतः व्यवहार में अपने लाना शुरू कर देता है, और वही भाषा उसकी मातृभाषा होती है। इस भाषा से आगे फिर वो दूसरी भाषाओं को जोड़कर सीखना शुरू करता है। राष्ट्रभाषा, जिसको नेशनल लैंग्वेज भी बोलते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी राजभाषा राष्ट्रभाषा में, तो इसको जानना जरूरी है। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात जनभाषा, लोगों की भाषा, आम लोगों की भाषा, जो समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार आदान प्रदान का माध्यम हो, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, इस पे ध्यान देने की बात है। राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, यानी हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि यह व्यवहारिक व जन मान्यता प्राप्त शब्द है। राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, परंपराओं के सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है, भावनात्मक एकता स्थापित करती है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र जो है विस्तृत होता है, देशव्यापी होता है, तभी वो राष्ट्रभाषा बन सकती है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा भी होती है। ये भी एक पॉइंट है नोट करने लायक। राष्ट्रभाषा देश की संपर्क भाषा होती है, इसका व्यापक जनाधार होता है, यानी इसको बोलने वाले लोगों की संख्या क्या है, विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है और अधिकांश लोग इसका प्रयोग करते हैं। राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही हो सकती है। स्वभाषा से तात्पर्य यहाँ पे अपनी मातृभाषा या उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा से है, क्योंकि उसी के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है। राष्ट्रभाषा का रूप लचीला होता है और इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। हम देखते हैं एक क्षेत्र में अलग अलग शब्दों, कोई एक वस्तु हो, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वो राजभाषा कहलाती है। तो आप समझ लीजिए सरकारी भाषा को राजभाषा कहते हैं, जो सरकार के कामकाज जिसमें होते हैं उसको राजभाषा कहते हैं। ये प्राचीन समय में भी था, राजाओं नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। राजभाषा सरकारी कामकाज चलाने की उपज होती है। तो अब यहाँ पे दरबारी भाषा आया तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जब मुग़ल काल आया, लंबे समय तक मुग़लों का राज्य रहा देश में, उनकी जो शासन की भाषा थी वो फारसी थी। यानी उनके दरबार के जो काम है, जो पत्र है, जो घोषणाएं करनी हैं, जो
इस तरीके से निकालने होते थे वो सब फारसी में किए जाते थे। और इसीलिए एक उस समय जब फारसी में पढ़ने वालों को नौकरी मिलेगी, अगर उनको नौकरी चाहिए दरबार में, तो एक कहावत ये चली थी कि हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी अगर जिसको फारसी आती है तो उसको पढ़ा लिखा माना जाता था और उसको नौकरी मिल जाती थी। फिर मुगल वंश का शासन खत्म हुआ, अंग्रेज आ गए। अंग्रेज़ों की अपनी ज़बान थी अंग्रेजी, उन्होंने उसमें काम करना शुरू किया और वही फारसी की स्थिति बदल गई। अब मुहावरा बदल गया, अब हो गया पढ़ो फारसी बेचो तेल, किस्मत का है यही खेल। यानी अब फारसी पहले पढ़ के नौकरी मिल जा रही थी, लेकिन अब फारसी पढ़ने वालों को नौकरी नहीं मिलेगी, तेल बेचना पड़ेगा, इस तरीके से कहा गया। तो ये तो जो शासक वर्ग होगा वो अपनी भाषा में बात करेगा, वही उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है। आज़ादी के बाद प्रश्न आया कि हमारी अपनी एक भाषा होनी चाहिए, तो राष्ट्रभाषा एक बनाई जाए हमारी, ऐसा माना गया। लेकिन बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हुई, तो बीच का रास्ता निकाला गया और राजभाषा के रूप में हिंदी को चुना गया। तो अब हम जानते हैं राजभाषा से जुड़ी और कुछ बातें। राजभाषा सदैव शासन से जुड़ी रहती है। इसमें पद लालित्य, अलंकार, मुहावरे, कहावतें आदि का प्रयोग नहीं पाया जाता है और ना ही अपेक्षित होता है। इसके विपरीत इसकी शब्दावली एकार्थक, निश्चित अर्थ में पद प्रयुक्ति तथा भाषा अत्यधिक औपचारिक तथा नीरस होती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है, पहले भी बात की जा चुकी है इस पर। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया तथा 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343 आ या 1 के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो ये 14 सितंबर 1949 इम्पोर्टेंट डे है, इसीलिए हम लोग हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन किसके कहने पे मनाते हैं, ये आगे की लाइन में है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, महाराष्ट्र में पड़ता है। अनुरोध पर 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा एक निश्चित मानक स्वरूप होता है, इसके साथ छेड़छाड़ या प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब कुछ अनुच्छेद हैं जो 303 भाग अध्याय 17 में संविधान जो है हमारा उसमें रखा गया। अध्याय 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी राजभाषा व्यवस्था की गई है। तो जो 343 अनुच्छेद है वो बात करता है, ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। ये बात करता है संघ की राजभाषा के बारे में। तो साफ साफ लिख दिया गया वहाँ पे कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप जो है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप हो जाएगा। इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक, यानी 1950 में ये बात हुई तो 1965 15 साल हो गए, उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। ये व्यवस्था की गई थी कि 15 साल तक चलो अंग्रेजी का प्रयोग कर लेते हैं, तब तक हम हिंदी को पूरे देश में व्यापक प्रचार प्रसार करके लोगों के बीच पहुंचा देंगे। जहां बहुत सारे ऐसे देश में क्षेत्र हैं जहां हिंदी को लोग नहीं समझते हैं, उनके लिए उतनी ही विदेशी है हिंदी, उनको वार्तालाप करना, शब्द समझना मुश्किल होता है। इसलिए ये व्यवस्था की गई कि 15 साल में हम अपनी पीढ़ी को तैयार कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो इसमें 15 साल के बाद फिर क्या करना था कि इसके बाद राष्ट्रपति जो है उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी एक के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। तो ये व्यवस्था संविधान ने दी, लेकिन कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की कमी थी, जिसकी वजह से आज भी हिंदी का वो स्थान नहीं है जो होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 344 है, ये राजभाषा के संबंध में आयोग बनाने से, गठित करने से है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के उपरांत समीक्षा करेगा इन चीज़ों की। फिर अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं से है, जो अलग अलग राज्यों की अलग अलग अपनी भाषाएं हैं वो उसमें कामकाज कर सकते हैं। 346 एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में जो
पत्राचार करेगा उसकी राजभाषा जो है हिंदी है, हो सकती है। 347 है जनसंख्या में राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया। 48 है जो न्यायालय हमारे, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, तो इनका जो कामकाज है वो उसके भाषा में ये प्रबंध किया गया है। फिर इसी तरह से ये 350 भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता है राजभाषा में तो वो अपनी किसी भी मातृभाषा में आवेदन कर सकता है। अगर उसको कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई परेशान कर रहा है और वो अपना निवेदन करना चाह रहा है कहीं पे, तो वो किसी भी भाषा में कर सकता है, मान्य है। किसी भी भाषा में जो भी वो बोलना जानता है उसमें अपना काम कर सकता है। तो यहाँ पे फिर है कि 351 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, यानी आप नए शब्दों को गढ़ सकते हैं। ये हमें 351 स्वतंत्रता देता है। 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं रखी गई थीं और अभी वर्तमान समय में हो गई हैं 22 भाषाएं। तो वो पहले तो 14 भाषाएं हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी थी। वो थी असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 14 भाषाएं रखी गई थी 8वीं अनुसूची में। फिर 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को रखा जाता है और ये 21वां संशोधन करना पड़ता है 1967 में। इसी तरह 71वां संशोधन हुआ 1992 में और उसमें 3 नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जगह मिली। वो थी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर 92वां संशोधन जब हुआ 2003 में तो इसमें 4 भाषाओं को जगह मिल गई और इस तरीके से टोटल भाषाएं हो गई 22। ये 4 भाषाएं कौन कौन सी थी देखते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये 8वीं अनुसूची की बात हो गई। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की ये मुख्य बातें। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1936, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। एवं हरिपुरा अधिवेशन 1938, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जमुनालाल बजाज जी। में राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किए गए, यानी राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी हो इसके ऊपर विशेष रूप से यहाँ पे बात की गई। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का प्रस्ताव रखने वाले थे गोपाल स्वामी अयंगर। एक बहुत प्रसिद्ध नारा चलता है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो ये किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। फिर आज़ादी के पहले सपोर्टर थे, बाद में विरोध करने वाले लोग हो गए। उनके प्रमुख नाम है सी राजगोपालाचारी, सुमित कुमार चटर्जी और हुमायूं कबीर। हिंदी की जब ये दशा लोगों की देखी कि हिंदी के प्रति उनकी रुचि जो है कम हो रही है, तो अंग्रेजी को वो ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अंग्रेजी को कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी विश्व ज्ञान की खिड़की है। और इस तरह से जब बात चलने लगी कि ये श्रेष्ठ भाषा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ऐसे लोगों को लक्ष्य करके कहा कि हमने अपनी आंखें खोकर चश्मे लगा लिए हैं। ये पर यहाँ नहीं होगा, हमने अपनी आंखें खोकर चश्मे लगा लिए हैं। ये बात उन्होंने उन लोगों के लिए कही जो अंग्रेजी को श्रेष्ठ मान रहे थे। गांधी जी का बड़ा ही मशहूर इसमें एक कथन है कि गांधी जी हिंदी को लागू करना चाह रहे थे और उन्होंने क्या कहा, मैं यदि तानाशाह होता तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा देना बंद कर देता, सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने पर मजबूर कर देता, जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। यहाँ पे एक चीज़ और उल्लेखनीय है कि जब जर्मनी आज़ाद हुआ 1815 में, तो उसका जो बिस्मार्क था वहाँ पे, उसने 1 साल सिर्फ लोगों को दिया था जर्मन सीखने के लिए, और 1 साल के बाद सभी लोग जर्मन सीख गए। तो इच्छा शक्ति पे बहुत कुछ निर्भर होता है। इच्छा शक्ति अगर है हमारे यहाँ तो हिंदी आराम से पूरे देश में राष्ट्रभाषा बन सकती है।
अब कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जो किसके किसके अंतर्गत आती हैं, उनको हम बात कर लेंगे। केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1967 में हुई और इसके अध्यक्ष होते हैं स्वयं प्रधानमंत्री। शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो संस्थाएं आती हैं वो हैं साहित्य अकादमी नई दिल्ली 1954 में स्थापित है। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली 1957 में स्थापित है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली 1960 में स्थापित है। गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विधायी हिंदी आयोग 1965 से 75, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971, राजभाषा विभाग 1975। विधि कानून मंत्रालय के अधीन राजभाषा विधायी आयोग 1975। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन जो हैं वो है प्रकाशन विभाग 1944, फिल्म विभाग 1948, पत्र सूचना कार्यालय 1956, आकाशवाणी 1957 और दूरदर्शन 1976। तो आज के इस वीडियो अंक में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।